Assalamu alaikum students. I'm your tutor Zainab Abbas and I welcome you here in the first class of our MA1 course which is our orientation class. आज की इस ओरिएंटेशन क्लास में हम जो बातें डिस्कस करने वाले हैं उसका हम पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शंस लेंगे इस क्लास में। उसके बाद फिर हम ये जानेंगे कि MA1 का पर्पस क्या है, हम MA1 क्यों पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ में इसकी क्या रेलेवेंस है और ये कंपनी इसमें इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो MA1 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो इसके साथ ही FA1 भी पढ़े होते हैं जिसमें वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टडी कर रहे हैं। तो क्योंकि आप दोनों पेपर साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं इसलिए आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डिफरेंसेस हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। तो हम उन पे बात करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा सिलेबस ओवरव्यू लेंगे, हम जानेंगे कि MA1 के कोर्स में क्या कुछ है, कौन से मेन एरियाज है, क्या क्या चीज़ें टेस्ट होती हैं उसको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि MA1 ACCA में कहाँ फिट इन होता है, उसका पाथवे क्या है, MA1 के आगे से एडवांस पेपर्स कौन से हैं उन पे हम स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कि MA1 का एग्ज़ाम किस तरह से आता है, एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है, नंबर्स किस तरह से होते हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम पे अगर हम बात करेंगे फिर साथ ही हम ये बात करेंगे कि एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को क्या क्या मेन मसले मसाइल आते हैं, वो कौन से चैलेंजेस हैं जो वो फेस करते हैं और उन चैलेंजेस को किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है। लास्ट में हम देखेंगे कि VCA में हमारी स्टडी अप्रोच क्या होगी, हम किस तरीके से MA1 का सब्जेक्ट लेके जाएंगे, क्या हमारी स्टडी अप्रोच होगी और क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे हम MA1 अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले विद द ट्यूटर्स इंट्रोडक्शन। माय नेम इज ज़ैनब अब्बास एंड आई एम ACCA क्वालिफाइड। मैंने ACCA अल्हम्दुलिल्लाह 9 डिस्टिंक्शंस के साथ क्वालिफाई किया था जिसमें से 8 मेरी नेशनल लेवल की डिस्टिंक्शंस थी और एक ग्लोबल लेवल की डिस्टिंक्शन थी। ACCA करने के बाद मैंने CFA प्रोग्राम स्टार्ट किया। CFA भी ACCA की तरह एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड फाइनेंस में एक डिग्री है which is just like ACCA it's globally recognized। जिस तरह ACCA UK की है, CFA US की है। तो मैंने CFA का लेवल 1 किया है और लेवल 2 अटेम्प्ट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया है। मैं पिछले 7 साल से ACCA स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाती हूँ, MA1 MA2 FMA और इसके साथ साथ F9 जिसको हम FM कहते हैं और AFM कहते हैं, ये सब्जेक्ट्स मेरी बेसिकली लाइन है। तो जब से मैं पढ़ा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। मैंने लाइव ऑन कैंपस क्लासेस भी कराई हैं, ऑनलाइन भी मैं पिछले 2-3 सालों से पढ़ा रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर प्लेटफॉर्म पे स्टूडेंट्स बहुत सेटिस्फाई रहे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते रहे हैं। एंड आई होप एंड आई प्रे फॉर यू गाइस कि आप लोगों का भी इंशाल्लाह MA1 का हमारे साथ ये जो जर्नी है, ये जो सफ़र है, ये बहुत अच्छा जाएगा। आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग होंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सक्सेसफुली अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपना MA1 स्टार्ट कर रहे हैं इसका मतलब आपने ACCA में कदम रख लिया है, आपने फैसला कर लिया है ACCA करने का। तो आई वेलकम यू टू द ACCA। क्योंकि अगर आप अपना बिजनेस फाइनेंस और अकाउंटिंग के प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, उसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ACCA एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस है। उसकी रीज़न ये है कि ACCA मेंबर्स हमारे 150+ कंट्रीज में काम कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये कि वो काम कर रहे हैं बल्कि वो बहुत अच्छी पोस्ट पे बहुत अच्छी सैलरीज के साथ काम कर रहे हैं। सो इट्स अ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड यू नो डिग्री। तो ACCA एक तरह से आपको एक ग्लोबल पासपोर्ट देता है
कि आप दुनिया में कहीं भी अगर आप फाइनेंस और अकाउंट्स के प्रोफेशन में काम करना चाह रहे हैं तो आप एसीसीए की डिग्री के साथ कहीं पर भी बहुत अच्छी जॉब्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि आप जॉब्स कर सकते हैं बल्कि एसीसी आपको बिजनेस का इतना कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देता है। यू आर इक्विप्ड विद सच अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज कि आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं। आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिजनेस के मुतालिक आपको तमाम तरह का नो हाउ इस डिग्री में मिल जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एसीसी करने के बाद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स भी बनते हैं। So, yeah, it's a very good decision. MA1 में के कोर्स में एनरोल करके ना सिर्फ आप ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं बल्कि आप अपनी एक बहुत इंशाल्लाह सक्सेसफुल जर्नी का स्टार्ट ले रहे हैं। और अपना जो करियर है ये आप बिजनेस फाइनेंस और अकाउंट्स के प्रोफेशन में उसमें आप अपना पहला कदम रख रहे हैं। तो वेलकम वंस अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ ACCA एंड टू VCA। Thank you for choosing VCA. Okay, so let's talk about the purpose of MA1 and the purpose of management accounting. अच्छा, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है पहले उस पर बात करते हैं। कोई भी कंपनी है उसकी जो मैनेजमेंट है उसने कंपनी को रन करना है। आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी कंपनीज देखते हैं चाहे वो आपके शहर की छोटी सी कंपनी हो कोई नेशनल लेवल की कंपनी हो या मल्टी नेशनल लेवल की कंपनी हो जैसे कि कोका कोला है यूनिलीवर है इस तरह की अरामको है ये डिफरेंट तरह की कंपनीज हैं। अब ये सारी कंपनीज उनकी मैनेजमेंट उन्हें रन कर रही है उन कंपनीज को रन कर रही है। तो मैनेजमेंट किस तरीके से वो कंपनीज चला रही हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फील्ड में मिलता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पेपर। अच्छा, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती क्या है। कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसने कंपनी को रन करना है और कंपनी को सक्सेसफुली चलाने के लिए रन करने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट को चाहिए होती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से कंपनी के मुतल्लिक प्लानिंग कर सकें कि हमने कंपनी कैसे चलानी है फ्यूचर के प्लान्स बना सकें। कंपनी में बेहतर कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकें कंपनी के जो मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकें और कंपनी के मुतल्लिक बेहतर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो प्लानिंग कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग के लिए कंपनी की मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए और वो जो इंफॉर्मेशन है वो कंपनी की मैनेजमेंट को मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन से मिल रही है। और इंफॉर्मेशन हमें मिलती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू। तो अब आपको क्लियर हो रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली होती किस लिए। सही है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है उन्हें कंपनी चलाने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वो कंपनी के मुतालिक बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सकें कंपनी को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें और कंपनी के मुतालिक अच्छे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ले सकें कि हमने करना क्या है हमने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है किस लोकेशन पे जाना है किस डिपार्टमेंट में क्या स्टेप्स लेने हैं। वो छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल तक बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। और इन सब कामों के लिए कंपनी की मैनेजमेंट को रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अब वो इंफॉर्मेशन उन्हें जहाँ से मिल रही है दे आर गेटिंग इट थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ही आप बेसिक फंडामेंटल्स आप ले रहे हैं MA1 में। MA1 में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग करनी सिखाई जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम डिफरेंट तरह की कॉस्टिंग टेक्निक्स भी देखेंगे। हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्राइस करना देख सीखेंगे। अब कॉस्टिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बेकरी है वो केक बना रही है। अब एक केक बनाने के लिए कौन सा मटेरियल लग रहा है
कितने का मटेरियल लग रहा है, कितने के लेबर के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, कितने हमारा बिजली का और इस तरह डिफरेंट तरह के ओवरहेड्स आ रहे हैं। इस जब तक हमें सारी की सारी कॉस्ट का नहीं पता होगा कि हमारी एक केक पे कितनी कॉस्ट आ रही है, तब तक हम उस केक की प्राइस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्राइस करने के लिए हमें उसकी कॉस्ट का पता होना चाहिए। तो MA1 में हम कॉस्ट अकाउंटिंग सीखेंगे, कॉस्टिंग करना सीखेंगे। अच्छा, अब ख्याल रहे कि कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ही चीज नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पार्ट है। ओके। सो MA1 में हम कॉस्ट अकाउंटिंग देखेंगे, हम डिफरेंट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे बेसिक लेवल पे, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स स्टडी करेंगे जिनके ज़रिए डिसीजन मेकिंग होती है, कंपनी में फॉलो होने वाला डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि कोई भी हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, चाहे वो सेल्स की हो रही है या परचेस की हो रही है, उस ट्रांजैक्शन में सारा का सारा जो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर है फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर कंपनी में मुख्तलिफ तरह की कॉस्ट हो रही है, मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर की कॉस्ट है, रेंटल एक्सपेंसेस होते हैं, बिजली के बिल होते हैं, इसी तरीके से मशीन्स के रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो बहुत तरह की कॉस्ट कंपनी में इनकर हो रही होती है, मार्केटिंग कॉस्ट होती है, इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट होती है। तो देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो उसको कॉस्ट को सही तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज। तो यहाँ पर हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन करना सीखेंगे ताकि हम कॉस्ट का बिहेवियर आइडेंटिफाई कर सकें। कॉस्ट बिहेवियर का हमें पता होगा तो हम कॉस्ट को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा MA1 में हम इसमें हमें बजटिंग थोड़ी बहुत हमें सिखाई जाएगी, बाकी एडवांस लेवल पे आप लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। तो इसका प्रैक्टिकल यूज यही है कि इट हेल्प्स द बिजनेसेस टू मेक गुड प्लान्स, टू कंट्रोल एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है। सो इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है कि कोई भी कंपनी अंदर से किस तरह से चल रही है, उसके बहुत सारे अंदरूनी मामलात किस तरीके से चलाए जा रहे हैं, आपको इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जरिए पता चलता है। MA1 के पेपर में आपको बहुत ज़्यादा इसका नो हाउ मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़े होंगे अपने FA1 में, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप स्टार्ट कर रहे हैं अपने MA1 एग्जाम में। ठीक है। तो इन दोनों में ब्रॉडली क्या डिफरेंसेस हैं उसको स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग है, देयरफॉर इट्स मैंडेटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ। लॉ रिक्वायर करता है कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी ही करनी है, इसलिए ये मैंडेटरी है, इसलिए ये ज़रूरी है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी है या नहीं करनी ये आपको लॉ नहीं कह रहा, लिहाजा ये मैंडेटरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। आपके लिए कोई नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग करें। अब आप ये देखें कि कंपनीज को लॉ रिक्वायर नहीं कर रहा कि वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करें, लेकिन इसके बावजूद हर कंपनी मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रही है। उसकी रीज़न ये है कि जब तक आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप सही तरीके से बिजनेस चला ही नहीं सकते। तो बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट करें। सो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंस। देन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, ये जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं, ये आप जो रिपोर्ट्स बना रहे हो ये आप एक्सटर्नल पार्टीज के लिए बना रहे हो, आउटसाइड पार्टीज के लिए।
फिर चाहे वो शेयर होल्डर्स हों जो कि कंपनी के ऑनर्स होते हैं या कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके लिए बनाई जाती हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए बनाई जाती हैं, रेगुलेटर्स के लिए बनाई जाती हैं, स्टॉक मार्केट के लिए बनाई जाती हैं। इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएं। ठीक है। जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका मतलब मकसद आउटसाइड पार्टीज को रिपोर्ट करना नहीं होता। उसका मकसद होता है कि उन्होंने कंपनी की इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टीज हैं उन्हें रिपोर्ट करना है। अब विद इन द कंपनी कौन सी पार्टीज हैं, उनमें कंपनी के डायरेक्टर्स आ जाते हैं, कंपनी के मैनेजर्स आ जाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स आ जाते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंटरनल मैनेजमेंट के लिए नहीं होती बल्कि एक्सटर्नल पार्टीज के लिए होती है, जिसमें आपके शेयर होल्डर्स आ रहे हैं, टैक्स अथॉरिटीज आ रही हैं, रेगुलेटर्स आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट आ रही है, डिफरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है। तो ये एक और मेजर डिफरेंस है हमारा। अच्छा, इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी, कैसे आपकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगी, आपकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, उनको किस तरीके से प्रोसेस करना है, और किस तरीके से आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, ये कंपनी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, बल्कि दे हैव टू फॉलो सम स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस। और उन स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आते हैं, गैप जिसे हम कहते हैं, IAS, IFRS और गैप। इनको आप अपने इंशाल्लाह फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्ट्रीम में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है वो अपनी मर्जी से नहीं बनानी, बल्कि इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनानी है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंटरनेशनली अक्रॉस द वर्ल्ड, ग्लोबली कंपनीज जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करती हैं वो इन्हीं स्टैंडर्ड्स के तहत करती हैं। अपनी मर्जी से रिपोर्टिंग नहीं हो सकती फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसमें कंपनी की अपनी मर्जी होती है कि वो अपने जनरल कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, अपने मेथड्स और प्रैक्टिसेस जो हैं वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये क्योंकि आपने इंटरनल पार्टीज को रिप्रेजेंट करनी होती है, एक्सटर्नल पार्टीज को नहीं देनी होती, तो घर की बात है, आप आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करो। ठीक है। तो वो जरूरी नहीं होता, कोई इस तरह के स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस नहीं होती जिन्हें आपने फॉलो करना है। तो कंपनी अपने मेथड्स और अपने प्रैक्टिसेस भी इम्प्लीमेंट कर सकती है, और काफ़ी हद तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कंपनी अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक रिपोर्टिंग करें। मतलब जिस तरह से आपकी मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की आपकी मैनेजमेंट चाहती है, उस तरीके से रिपोर्टिंग हो। ये एक और मेजर डिफरेंस था। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो एम्फेसिस होता है वो होता है हिस्टोरिकल डेटा पे, पास्ट डेटा पे। मतलब इसमें जो रिपोर्ट्स होती हैं वो पास्ट डेटा के मुतालिक होती हैं, कि इन द पास्ट ईयर, और जो भी आपका टाइम फ्रेम है उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको प्रोसेस करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम पास्ट डेटा भी यूज़ कर रहे हैं, हम प्रेजेंट डेटा भी यूज़ कर रहे हैं, और हम फ्यूचर डेटा भी यूज़ कर रहे हैं। जो हम बजट्स वगैरह बनाते हैं, ज़ाहिर है वो फ्यूचर से रिलेटेड बजट्स होते हैं ना, तो वहाँ पर फ्यूचर डेटा भी आ जाता है, पास्ट भी होता है और प्रेजेंट भी होता है। तो जहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मकसद ये है कि आपने अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को फेथफुली रिप्रेजेंट करना है, यानी कि जैसा हो रहा है वैसा शो करना है। बस ये मकसद है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, कि जो ट्रांजैक्शंस इन द पास्ट हुई हैं आपने उन्हें रिकॉर्ड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के आगे प्रेजेंट कर देना है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, इसमें आपने सिर्फ हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि आपने प्लानिंग करनी है।
कि हमने इन द फ्यूचर कंपनी को कैसे चलाना है। आपने डिसीजन मेकिंग करनी है कि अगर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, हमने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कौन सा प्रोडक्ट कंपनी के लिए बेहतर है, कौन सा प्रोडक्ट बेहतर नहीं है, किस डिपार्टमेंट में क्या मसले आ रहे हैं, उसको कैसे हल करना है, कौन सी कॉस्ट जो बजट से ज़्यादा हो रही है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। सो प्लानिंग भी हो रही है यहाँ पे, डिसीजन मेकिंग भी हो रही है यहाँ पे, कंट्रोलिंग भी हो रही है। तो ये एक कंपनी को चलाने के लिए बड़ी ही एक आप कह लें कि नेसेसरी अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जो कि कंपनीज कर रही होती हैं। अब कौन सी ज़रूरी है कौन सी गैर ज़रूरी है, ये आप समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जहाँ के जैसे कि लॉ रिक्वायर कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग लॉ रिक्वायर नहीं कर रहा है। इसके बावजूद अगर कंपनी कर रही हैं, तमाम कंपनीज कर रही हैं, तो इसका मतलब इसमें इसकी इम्पोर्टेंस है, एक अच्छी खासी इम्पोर्टेंस है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों ही अपनी जगह पर बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, दोनों ही बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। आपको एसीसीए में दोनों ही सिखाई जाएंगी, आपकी दोनों पे ग्रिप्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग की जाएंगी, और आगे फिर आगे आपकी मर्जी है कि इन द करियर आप किस किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। जो कंपनी का जो सबसे सीनियर पोजीशन होती है सीएफओ की फाइनेंस में, उसके लिए तो ज़रूरी है कि उसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी नॉलेज हो और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी नॉलेज हो। इसलिए एसीसीए इक्विप्स यू विद बोथ accounting. All right, so that was the difference between financial accounting and management accounting. I hope it's all clear. आगे चलते हैं कि एम ए वन के एग्जाम में जो सिलेबस है उसमें कौन से मेन एरियाज आ रहे हैं। डिफरेंट चैप्टर्स हैं, मतलब डिफरेंट स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर्स की तादाद मुख्तलिफ है, लेकिन जो कोर एरियाज हैं एम ए वन के, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि कंपनी डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी होती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनमें हायरार्की क्या है, उनमें कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं, वो किस तरीके से चलाई जा रही हैं, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की नेचर क्या होती है और पर्पस क्या होता है। इसके अलावा जिस तरह हमने पहले बात की, हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर स्टडी करेंगे। डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, परचेस के लिए, सेल के लिए, उन डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे, और कॉस्ट को किस तरीके से हमने कोड करना है वो कोडिंग सिस्टम्स हम देखेंगे। फिर आती है कॉस्ट क्लासिफिकेशन, के हम कंपनी में जो मुख्तलिफ तरह की कॉस्ट आ रही है उसको कैटेगरीज में क्लासिफाई करना, ताकि बेहतर तरीके से उन्हें एनालाइज किया जा सके, उनका बिहेवियर सही तरीके से स्टडी किया जा सके। फिर हम सीखेंगे एम ए वन में अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड, के जो रॉ मटेरियल है उसको किस तरीके से अकाउंट फॉर करना है, कौन कौन से मेथड्स हैं यहाँ पर मटेरियल की अकाउंटिंग करने के लिए, उन्हें हम स्टडी करेंगे। लेबर को जो आप रेमनरेशन पे कर रहे हो, उसके हम डिफरेंट मेथड्स यहाँ पर देखेंगे। लेबर की कॉस्ट किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है, किस तरीके से कम कर सकती है कंपनी, उस पर हम बात करेंगे, और किस तरीके से हमने अपने ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कराना है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। फिर यहाँ पे हम डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड सीखेंगे, जिसमें आ जाती है हमारी जॉब कॉस्टिंग, हमारी प्रोसेस कॉस्टिंग, फिर सर्विस कॉस्टिंग भी हम यहाँ पे सीखेंगे। और लास्ट पे है हमारे पास स्प्रेडशीट एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। स्प्रेडशीट इज ऑल अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस एक्सेल। आ, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने ये जो प्रोफेशन चूज किया है अकाउंटिंग और फाइनेंस का, इन इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, इन द रियल वर्ल्ड, आपको अपने करियर में सबसे ज़्यादा एमएस एक्सेल इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपकी जितनी भी रिपोर्टिंग हो रही होती है वो मोस्टली एमएस एक्सेल पे हो रही होती है, तो प्रोफेशनल लाइफ में एमएस एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एसीसीए के जो आपके स्किल लेवल के और प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, उसमें वो भी आपके एक्सेल पे ही हो रहे हैं। वो इसलिए एक्सेल पे करा रहे हैं ताकि आपको एक्सेल इस्तेमाल करना आए, स्प्रेडशीट यूज करनी आए, ताकि आप जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएं तो आपको कोई मसला मसाइल ना पेश आए। तो वो आपके एसीसी एग्जाम ही आपके एक्सेल पे हो रहे होते हैं।
तो ये जो आपका फाउंडेशन लेवल का बिल्कुल इनिशियल लेवल का M1 एग्ज़ाम है, इसमें फिर हम आपको एक्सेल इस्तेमाल करना सिखाएंगे, एक्सेल की स्किल्स के साथ आपको इक्विप करेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स MS एक्सेल पे सही तरीके से दे सकें, और फिर आगे जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएं तो वहाँ पर आपको इस्तेमाल करने में कोई मसला ना हो। तो स्प्रेडशीट के बारे में आपको अच्छे तरीके से नॉलेज और स्किल्स दी जाएंगी कि आप अच्छे तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर सकें। तो ये थे हमारे MA1 के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के कुछ मेन एरियाज। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स को कहाँ पर मसला आता है? मेनली स्टूडेंट्स के लिए कॉस्ट क्लासिफिकेशन एक थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में स्ट्रगल करते हैं। अब आपका जो एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम में जो आपको 50 सवाल आने हैं वो न्यूमेरिकल भी होते हैं और थियोरेटिकल भी होते हैं। ठीक है, यानी कि थ्योरी बेस्ड होते हैं, उसमें आपने कोई हल नहीं करना, वो बस मतलब कि नंबर्स बेस्ड नहीं है बल्कि थ्योरी बेस्ड होते हैं वो। तो कुछ स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल साइड पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो थ्योरेटिकल साइड पे स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो फार्मूलाज वगैरह तो याद कर लेते हैं, उनके न्यूमेरिकल एक्यूरेसी तो हो जाती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये जो नंबर्स चल रहे हैं इनके पीछे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, इनके पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। उनके कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं, तो वो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने हैं। इसके अलावा जो एक चैलेंज स्टूडेंट्स को फेस होता है M1 पे, वो उन्हें लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अभी सीखना ज़रूरी नहीं है, तो वो उसको स्किल्स सही तरीके से नहीं सीखते, जिसकी वजह से उन्हें M1 के एग्ज़ाम में मसला आता है, क्योंकि M1 में स्प्रेडशीट स्किल्स अच्छी खासी टेस्ट हो रही होती हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह VCA के इस कोर्स में आपको बहुत अच्छे तरीके से आपका सारा का सारा जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा, कि आप इंशाल्लाह किसी भी किस्म का मसला मसाइल फेस नहीं करेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ACCA जर्नी में MA1 कहाँ फिट इन हो रहा है और एंड व्हाट्स द पाथवे अहेड। तो आप जैसे कि जानते हैं, जो आपका बिल्कुल फाउंडेशन इनिशियल लेवल है, इसमें आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड MA1 यहाँ पे पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद फाउंडेशन लेवल पे ही आपका MA2 आता है, वो आप पढ़ेंगे। फिर अप्लाइड नॉलेज लेवल पे MA2 का एडवांस आ जाएगा FMA। अप्लाइड स्किल्स लेवल पे FMA का एडवांस आ जाएगा PM, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। और फिर प्रोफेशनल लेवल पे PM का एडवांस आ जाएगा APM, एडवांस परफॉर्मेंस मेजरमेंट, APM। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि MA1 में आपकी फाउंडेशन बन रही है, and it's going all the way from MA1 to the professional level exam which is APM। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें लगता है कि हमने बस 50% स्कोर करना है, 50% हमने ले लिया तो इसका मतलब हम पास हैं, एंड दैट्स ऑल वी हैव टू डू। ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि MA1 में जो चीज़ें आपने सीखनी है वो मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटी के साथ MA2 में आएंगी, और फिर मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटी के साथ FMA में आएंगी, एंड देन इन APM, एंड देन फाइनली इन APM, PM एंड देन APM। तो जो कॉन्सेप्ट्स अगर आपके MA1 में वीक हैं, वो MA1 तो आपने 50% से पास कर लिया, आपको MA2 में मसला होगा, आप नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में मसला होगा। इसलिए आपका मकसद कभी भी यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि आपने 50% मार्क्स लेके एग्जाम पास करना है। नो, आपका मकसद ये होना चाहिए कि आपने अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब आप
बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुली सरवाइव कर सकते हैं इस हिस्से में इंशाल्लाह। तो ये आपका बेसिकली MA1 का आगे पाथवे है। और हर पेपर के साथ आप समझे कि आप मैनेजमेंट की एक हायर लेवल की हायरार्की पे जा रहे हैं, एक हायर लेवल की डिसीजन मेकिंग स्किल सीख रहे हैं यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। और अनदर थिंग कि अगर आप अपने MA1 को मास्टर कर रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर बिगिनिंग टू थिंक लाइक अ मैनेजर एंड नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, बिकॉज यू कैन सी इट्स गोइंग वे अहेड। ऑलराइट, आगे बात करते हैं एग्जाम फॉर्मेट और असेसमेंट की। तो MA1 का जो एग्ज़ाम है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। इट्स CBE एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड होता है। कंप्यूटर पे आपने इसको हल करना है। 2 घंटे का एग्ज़ाम है जिसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। अब हर सवाल आपका 2 नंबर का होगा, जिसमें 100 मार्क्स का आपका पूरा जो है वो पेपर बन रहा है। और ये 100 मार्क्स में, ये 50 मार्क्स में कंप्यूटेशनल एंड थ्योरेटिकल दोनों तरह के सवाल आएंगे। थ्योरी भी पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल टेस्टिंग भी होगी। और पासिंग क्राइटेरिया जो हमारा है वो है 50%, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मेट है एग्जाम का। ओके, नाउ लेट्स फाइनली टॉक कि हमारी VCMA स्टडी अप्रोच क्या होगी और किस तरीके से हम अपना जो MA1 का एग्ज़ाम है उसको बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं। सो हम जो भी आप चैप्टर होगा, सबसे पहले आप उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेंगे। ठीक है, यू विल स्टार्ट विद द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। फिर उस चैप्टर को आप स्टडी टेक्स्ट से पढ़ेंगे। स्टडी टेक्स्ट में मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ACCA का स्टडी हब यूज़ करें, और साथ में या स्टडी हब या फिर कैपलन, यू कैन हैव बोथ। हम VCA में दोनों ही इस्तेमाल कर रहे होंगे इंशाल्लाह, स्टडी हब से भी और कैपलन से भी। और फिर हम प्रैक्टिस, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम प्रैक्टिस करेंगे किट से, जिसमें कैप्सन की किट भी आ जाएगी और BPP की किट से भी प्रैक्टिस करेंगे। हर चैप्टर के आपके टेस्ट लिए जाएंगे। फिर आपकी हाफ बुक और फुल बुक असेसमेंट्स होंगी, जिन्हें हम अपने मॉक एग्जाम्स कहते हैं। और while you are having the recorded lectures in the course, once a week आपकी एक लाइव क्लास हुआ करेगी। और उस लाइव क्लास में आप जो भी अपने इश्यूज आ रहे हैं, मसले मसाइल आ रहे हैं, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑनलाइन सपोर्ट भी है। आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, जो भी आपको लेक्चर लेते हुए मसले मसले आ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं हो रहा और आप पूछना चाह रहे हैं टीचर से, तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप लेक्चर ले रहे हों, अटेंटिवली लें, और लेक्चर लेते हुए नोट टेकिंग ज़रूर करें। क्योंकि अगर आप नोट टेकिंग कर रहे हैं तो आप ज़्यादा, आपका फोकस भी बेहतर होगा और आपको लेक्चर के दौरान ही चीज़ें याद होने लग जाएंगे। सो मेक श्योर यू आर डूइंग द नोट टेकिंग। सो स्टडी स्मार्ट एंड डोंट जस्ट मेमोराइज। अब आप MA1 कर रहे हैं तो आपको, आप यकीनन मैट्रिक या O लेवल्स या फिर इंटरमीडिएट के रूट से आ रहे हैं, तो यहाँ पर मेमोराइजेशन नहीं चलेगी ACCA में। ACCA इज कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी। इसमें कंसेप्चुअल टेस्टिंग होती है, तो मेमोराइजेशन नहीं चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। इसके अलावा आई विल सजेस्ट कि आप हर हफ्ते का अपना गोल बनाएं कि इस हफ्ते मैंने इतना सिलेबस अटेम्प्ट करना है, लेक्चर्स लेने हैं, और अपने वीकली गोल्स के हिसाब से अपना कोर्स है उसे लेके चलें। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं वो थोड़े लेजी हो जाते हैं। मतलब लाइव क्लास में तो आपकी कमिटमेंट होती है ना कि हमने क्लास अटेंड करनी ही करनी है। लेकिन रिकॉर्डिंग के केस में स्टूडेंट्स फिर ढीले पड़ जाते हैं, वो लेजी हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी वीकली गोल्स बनाएं हर हफ्ते के, कि इस हफ्ते तक मेरे इतने चैप्टर्स हो जाने चाहिए। और आपने अपना पेपर किस महीने किस तारीख को अटेम्प्ट करना है वो आप पहले से प्लान करके रखें, ताकि तब तक आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंटली आप एफर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है अपना
पेपर बहुत अच्छे तरीके से पास करेंगे। ना सिर्फ MA1 आप पास करेंगे, बल्कि आप अपने फ्यूचर एग्जाम्स के लिए भी अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस बिल्ड करके जाएंगे यहाँ से। और उनमें भी आपको कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस ओरिएंटेशन लेक्चर। अल्लाह हाफिज।